नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बारे में, और ये जो युद्ध चल रहा है इसके साथ जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट है उसको हम डिस्कस करेंगे। पैलेस्टाइन जो है उसको 3 देशों ने ओपनली सपोर्ट करने की बात की है, तो ये सारी चीजें क्या है इसको देखेंगे। लेटेस्ट जो अपडेट है उससे हम शुरुआत करेंगे। ये 3 देशों के बारे में बात करने वाले हैं, लोकेशन को देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू गो थ्रू ए मैप एज वेल। इसी के साथ जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो एक्चुअली है क्या, उसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे। ऐसे डिस्कशन करेंगे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इंडिया का स्टैंड क्या है 2 स्टेट को लेकर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। फिर एक कन्वेंशन है, इसको कहते हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। तो क्या है ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन? अभी जो पैलेस्टाइन है उसका स्टेटस क्या है यूनाइटेड नेशंस में? यूनाइटेड नेशंस में किस प्रकार से चीजें ऑपरेट होती है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 देश हैं उनका दबदबा कैसा है वो देखेंगे, और जो देश पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते आए हैं और दूसरे देशों का आंकड़ा, ये सारी चीजों को हम आज समझने वाले हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेटेस्ट अपडेट। 22 में 2024 की बात है। 3 देश जिनको हम अभी लोकेट करेंगे, मैप में भी देखेंगे। ये 3 देश जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ये 3 देशों ने ये कहा है कि हम 28 मई को जो पैलेस्टाइन है ना इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज ए स्टेट। हमारी तरफ से हम ऑफिशियली ये डिक्लेयर करेंगे कि हम सपोर्ट करते हैं, हम मानते हैं कि पैलेस्टाइन जो है ये एक देश है, एक स्टेट है। अब इस पर और गहराई से बात करें उससे पहले लेट मी टेक यू थ्रू द मैप ऑफ यूरोप दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो 3 देशों की बात की। नंबर 1 इज नॉर्वे। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये रहा ओस्लो, कैपिटल है नॉर्वे का। स्वीडन के साथ सटा हुआ देश है। इस तरफ आपको नॉर्वेजियन सी देखने को मिलता है, काफी डेवलप्ड देश है। अब नॉर्वे की और ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। राइट, दूसरा जो देश है दैट इज आयरलैंड। इसका कैपिटल है डबलिन। राइट, और यहां पर आप देख सकते हैं सेल्टिक सी है, दिस इज ब्रिटिश आइल्स, और यहां पर नॉर्थ अटलांटिक के साथ एक लिटरल स्टेट है, इसका लिटरल स्टेट है नॉर्थ अटलांटिक का। और इस तरफ इंग्लैंड के साथ अपनी बॉर्डर शेयर, इंग्लैंड इन द सेंस यूके के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने डिलीवर किया था और उसमें हमने यूके के 4 स्टेट्स के बारे में बात की थी, 4 किंगडम, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो उस समय पर मैंने बताया था कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और आयरलैंड जो है दैट इज अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर। और तीसरा जो देश है दैट इज ऑफ कोर्स जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला देश, स्पेन। राइट, और ये फिल्म के बाद स्पेन जो है वो हमारे देश में काफी फेमस हो गया, पर्टिकुलरली अमंग यंगस्टर्स। वैसे गिटार और म्यूजिक का इन्फ्लुएंस जो है, स्पेनिश गिटार और म्यूजिक का इन्फ्लुएंस काफी एक लंबे समय से हमारे देश में रहा है। पर्टिकुलरली जो एनरिक इग्लेशियस हैं तो उनके बहुत सारे गाने काफी फेमस रहे हैं, और वो भी स्पेनिश में गाना गाते हैं। बेसिकली ही इज, उनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, उनके पेरेंट्स कुछ स्पेन से थे, बट एनीवेज ही लिव्स इन अमेरिका, बट सो स्पेन इज आल्सो वेरी फेमस इन आवर कंट्री। तो ये 3 देश है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। ये 3 देशों ने क्या कहा है कि हम ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। Being recognized as a state by other countries can support a region's aspiration to be seen as legitimate political entity. इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे आपको देखेगी कि भाई बड़े बड़े अच्छे अच्छे देश जो हैं वो इस देश को, इस रीजन को, इस पर्टिकुलर जगह को एज अ स्टेट डिक्लेयर कर रहे हैं, एज अ देश डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका वजन जो है वो बढ़ेगा। आपको एक जो नेशन का स्टेटस चाहिए वो मिलने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो नॉर्वे ने कहा कि हम तो पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज करेंगे ही। नॉर्वे ने यह कहा है कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है ये अकेला एक ऐसा रास्ता है जिससे इस क्षेत्र में रीजनल पीस जो है इस पर नॉर्वे ने काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी है। इनफैक्ट नॉर्वे के लिए ये जो क्षेत्र है वेस्ट एशिया का, तो इसमें जो पीस रहे, पीस मेंटेन रहे, ट्रैंक्विलिटी रहे, तो ये नॉर्वे के लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। तो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में शांति का वातावरण तभी हो सकता है, और उसके लिए वी नीड 2 स्टेट सॉल्यूशन। क्लियरली नॉर्वे ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट किया। अब दोस्तों ये 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है उसको समझ लेते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1947 में यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टाइन, जिसको यूएन रेजोल्यूशन 181 सब क्लोज 2 कहा जाता है,
आपको ये याद रखना है, 1947 की ये बात है, पैलेस्टाइन के पार्टीशन को लेकर जो यूएन का प्लान था। तो इस प्लान में यूएन ने ये प्रपोज किया कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दो देश बनेंगे। एक है ज्यूइश स्टेट जिसको हम इजराइल के नाम से जानते हैं, एक अरब स्टेट जिसको हम पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं, और एक शहर है जेरूशलेम। जेरूशलेम जो है ये इंडिपेंडेंट रहेगा, ये सेपरेट बॉडी रहेगा और दो देश बनेंगे। तो टाइम बिंग के लिए दोनों जो हैं पैलेस्टाइन और इजराइल जेरूशलेम में आ जा सकते हैं, लेकिन जेरूशलेम जो है वो किसी एक देश का नहीं होगा, कि पैलेस्टाइन का नहीं है, इजराइल का नहीं है, इसको इंडिपेंडेंट रखना। ये 47 के प्लान से ये चीज चली आ रही है। दिस इज टू स्टेट सॉल्यूशन, राइट। अब सेक्शन एफ जो है इस क्लोज का, वो ये कहता है कि अगर कोई एक देश इसमें इंडिपेंडेंट हो गया, व्हेन आइदर ऑफ द स्टेट्स यानी कि दो में से कोई भी एक स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, तो फिर आपको ये पूरा प्लान जो है ना उसको आपको बहुत ही सिंपैथेटिक तरीके से देखना है, और यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन जो है उसको आपको, आप समझ लीजिए कि करुणा से देखना है, सिंपैथी से आप इन चीजों को ट्रीट करना है आपको। तो पैलेस्टाइन के जो लीडर्स हैं, ये जो टू स्टेट प्लान था इसको लेकर उतने खुश नहीं थे, उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट किया। उनका कहना यह था कि ये जो अरब इंटरेस्ट है उसके खिलाफ है ये पूरा प्लान, और 47 के बाद तुरंत ही अरब और इजराइल के बीच में एक युद्ध हुआ। इसमें इजराइल जो है उसकी जीत हो गई, और फिर 1949 में इजराइल ने यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप के लिए एक प्रपोजल टेबल पर रखा। तो उसमें P5 जो कंट्रीज है, परमानेंट 5, तो उसमें यूके को छोड़कर बाकी सारे देशों ने कहा कि ओके, इजराइल को हम मेंबरशिप देते हैं। यूके जो है उसका यहां पर इस क्षेत्र में राज रहा, जैसे हमारे देश भारत में था वैसे ही उनका इतिहास रहा है इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ। तो यूके ने वोट नहीं दिया, विरोध नहीं किया, लेकिन वोट नहीं दिया, तो इजराइल को मेंबरशिप मिल गई, लेकिन पैलेस्टाइन को आज तक मेंबरशिप जो है वो नहीं मिली है। सो दोस्तों, अभी जो हमने चीजें डिस्कस की, आई एम श्योर यू नो कि टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है। अभी तक का इतिहास भी हमने ब्रीफली देख लिया, राइट। जो मेन माइलस्टोन्स थे उनको देख लिया। अब नॉर्वे ने कहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन ही एक अकेला रास्ता है। अब इजराइल इस चीज को लेकर ऑफ कोर्स खुश नहीं है। इजराइल ने ये तीनों देशों में से अपने एम्बेसडर्स जो हैं उनको वापस बुला लिया है। दिस आर द लेटेस्ट अपडेट्स। अब मोंटेविडियो कन्वेंशन क्या कहता है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस दिशा की तरफ कि फुल टाइम मेंबरशिप आपको कैसे मिलेगी, आपको एक एज ए नेशन का स्टेटस कैसे मिलेगा। तो ये मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स 1933 है, और ये जो कन्वेंशन है ये 4 कंडीशंस को कंसीडर करता है। इसमें नंबर 1 है कि आपके पास परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। अगर आपको एज ए नेशन डिक्लेयर करना है, अगर आपको एज ए स्टेट या फिर देश डिक्लेयर करना है, तो आपके पास परमानेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, जो एक क्षेत्र है वो डिफाइंड होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सके, यह कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें हैं इस पर मोंटेविडियो कन्वेंशन, तो फिर आप देश के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। दूसरी चीज, द कैम्ब्रिज कंपेनियन टू इंटरनेशनल लॉ, इसमें जो स्टेटहुड है उसके बारे में यह कहा गया है कि जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग आइडिया जो है इंटरनेशनल सिस्टम का, तो उसमें स्टेटहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग देशों ने परमिशन दी, अलग अलग देशों ने कहा कि नहीं ये देश है, इसको देश का एक स्टेटस मिलना चाहिए। और इस प्रकार के सपोर्ट से बहुत सारे ऐसे देश हैं आज जो पहले एक रीजन था, पहले कोई ऐसे देश नहीं थे, लेकिन फिर वो देश बन गए। यूनाइटेड नेशंस जो है उसका आर्टिकल 4 जो है यूएन चार्टर का आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो मेंबरशिप है ना यूएन के लिए, ये सभी के लिए खुली है। जो भी पीस लविंग स्टेट है उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। आपको थोड़े बहुत सपोर्ट और ये सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली मिल जाए। एक वजन आपका जब क्रिएट होगा तब जाकर आप पूरा एक स्टेटस जो है वो अचीव कर पाएंगे। अब इसकी जो प्रोसीजर है वो ऐसी है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसमें आपको 2/3 वोट्स जो है वो अगर मिलेंगे, मेजोरिटी वोट जो है, स्पेशल मेजोरिटी से अगर आपको वोट्स मिलेंगे तो आपको यूएन में एंट्री मिल जाएगी। फिर आप ऑफिशियली एक देश के तौर पर डिक्लेयर किए जाएंगे। लेकिन यूएन से पहले की जो प्रोसेस है दैट इज ये रिकमेंडेशन जो है ना एक देश का, कि भाई फॉर एग्जांपल यहां पर बात चल रही है पैलेस्टाइन की, तो पैलेस्टाइन को एज ए देश के तौर पर टेबल पर रखना चाहिए। ये जो रिकमेंडेशन है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से फिर यूएनजीए के तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद यूएनजीए में 2/3 से ज्यादा अगर वोट्स मिलते हैं तब जाकर आपको ऑफिशियली ये स्टेटस मिलेगा।
लेकिन पहले तो आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पास होना पड़ेगा। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर आई एम श्योर आप में से 99% लोगों को पता है कि इसमें 5 परमानेंट देश हैं। इनके नाम लिख दो फटाफट, जिनको नहीं पता उनके लिए। यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। ये 5 ऐसे देश हैं जो P5 परमानेंट 5 मेंबर्स हैं। बाकी के जो 10 मेंबर्स होते हैं, टोटल 15 मेंबर्स बैठते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो 10 मेंबर्स जो हैं वो 2 सालों के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और फिर ये रोटेशन में अलग अलग देश जो हैं वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं। लेकिन ये परमानेंट 5 जो हैं ये सबसे ताकतवर हैं क्योंकि इनके पास है वीटो पावर। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिकमेंडेशन है उसको पास करने के लिए क्या करना है, कम से कम 9 देश जो हैं वो आपको अगर फेवर करेंगे, ये 15 में से अगर 9 देशों ने आपको कहा कि यस पैलेस्टाइन जो है इसको एक देश का स्टेटस मिलना चाहिए, यूएनजीए को रिकमेंडेशन हम करते हैं, लेकिन 9 का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इसमें से कोई एक भी देश अगर विरोध करेगा, व्हेन आई से एक भी देश, आई मीन टू से परमानेंट मेंबर P5 में कोई एक भी देश कहेगा कि नहीं वो वीटो का इस्तेमाल करेगा, तो ये चीजें कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नाउ इजराइल और पैलेस्टाइन की बात करें तो यूएसए जो है ये इजराइल का प्रोटेक्टर है, इजराइल का सपोर्टर है, और इजराइल अगर ऐसा कोई प्रपोजल आएगा तो इजराइल यूएसए को कह देगा कि आप इसको रिजेक्ट कर दीजिएगा, तो यूएसए अपना वीटो पावर इस्तेमाल करेगा ही करेगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, ये वेस्टर्न विचारधारा वाले जो देश है ना, वो भी अब पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने लगे हैं। अब पैलेस्टाइन जो है उसका करंट स्टेटस क्या है उसको देख लेते हैं। पैलेस्टाइन एक कंप्लीट स्टेट ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन पैलेस्टाइन जो है इट इज ए परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट एंड नॉट ए मेंबर स्टेट। मेंबर स्टेट यानी कि ऑफिशियल देश, लेकिन अभी स्टेटस है POS, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट। दूसरा है वेटिकन सिटी को रिप्रेजेंट करने वाला होली सी जो है, तो वो भी एक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है। ये जनरल नॉलेज की एक बात है, होली सी, SEE। लेट मी राइट इट डाउन बिट प्रॉपर ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आप थोड़ा इसको सर्च करेंगे आपको इसकी हिस्ट्री भी पता चल जाएगी, राइट। SEA नहीं है, SEE, होली सी, वेटिकन सिटी। परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट जो होते हैं ना, वो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ये एक उनकी एक चीज है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये करंट स्टेटस है पैलेस्टाइन का। अब वे सारे देश जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें नॉर्वे है, आयरलैंड है, स्पेन है। इन्होंने कहा कि हम 28 मई को ऑफिशियली सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स में से 143 जो हैं उन्होंने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर दिया। वो कहते हैं कि भाई पैलेस्टाइन जो है उसको एक देश का ही स्टेटस मिलना चाहिए। इसमें हमारा देश भारत भी आ गया। भारत ने 1988 में पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन या फिर रिकॉग्नाइज किया था कि इट इज ए कंट्री। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि UNSC से फिर UNGA की जो प्रोसेस है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी, मींस अभी तो कंप्लीट नहीं होगी बिकॉज इजराइल एंड यूएसए के रिलेशंस, राइट। रिकॉग्निशन की बात करें तो एज ए स्टेट कोई भी देश जो है, और खास करके पैलेस्टाइन की बात करें तो पैलेस्टाइन के लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमें हमारा भविष्य तय करने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए, हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर, हमारी सरकार, ये हम डिसाइड करेंगे। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है ना, ये हमारा अधिकार है, तो उसके लिए हमें चाहिए एज ए नेशन का स्टेटस। तो उनकी फाइट जो है वो इस दिशा में एक लंबे समय से चल रही है। अब नॉर्वे और आयरलैंड और ये स्पेन की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी आपको किसी देश का सपोर्ट मिलता है तो ऑफ कोर्स आपका वजन बढ़ जाता है, और जब आपको कोई ऐसे रिकॉग्नाइज करता है तो वो क्या करेंगे कि वहां पर एम्बेसी सेटअप करेंगे, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को वहां पर पोस्ट करेंगे। तो नॉर्वे जो है उसने ये कहा है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है ना, इसको हम एम्बेसी में कन्वर्ट करने वाले हैं, इट वुड बिकम एम्बेसी। स्पेन जो है उसने ये कहा है कि हमने मॉरल कन्विक्शन को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों को डिसाइड किया है, और इजराइल और पैलेस्टाइन जो हैं ये एक दूसरे के साथ तभी पीसफुली एग्जिस्ट कर पाएंगे अगर वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को फॉलो करें। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि देखिए, टेररिस्ट ग्रुप हमास जो है इसके खिलाफ लड़ना इट इज लेजिटिमेट, इट इज नेसेसरी। और आज की जो हमारी डिस्कशन है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो स्टार्टिंग के टाइम पर जो डिस्कशन हमने की तो पहले 5-10 मिनट की डिस्कशन को सुनने के बाद यह तय करेंगे कि भाई यहां पर तो पैलेस्टाइन या फिर जो आतंकवादी संगठन है उनको हम सपोर्ट करें। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल।
यार एजुकेशन चैनल, बहुत ही लॉजिकल रैशनल डिस्कशन हम कर रहे हैं. हमास इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई दूसरी कोई बात ही नहीं है. वो कहेंगे कि वी आर फाइटिंग फॉर दिस एंड दैट, लेकिन व्हाट दे डू इज टेररिज्म, सिंपल इज दैट. तो हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ना इट इज लेजिटिमेट, इट इज नेसेसरी. स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं. इसी के साथ साथ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. इतना डिस्ट्रक्शन, इतना पेन गाजा के जो लोग हैं उन पर ये चल रही है, जो चीजें चल रही हैं पिछले कुछ महीनों से. देखिए, किसी भी युद्ध में कोलैटरल डैमेज होता ही है, लेकिन इतना ज्यादा कोलैटरल डैमेज कि 40,000 जितने लोग जो हैं वो मर जाते हैं, 70-80,000 जितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं. सो दिस इज टू मच पेन. इस पेन की वजह से ये जिस प्रकार का एक कहर बरसाया है इजराइल ने, इस चीज को लेकर बहुत सारे इजराइल को सपोर्ट करने वाले, इजराइल की मदद करने वाले जो देश है ना, दे आर ऑल्सो बिट शॉक्ड कि इतना बड़ा अटैक जो है, इतना ज्यादा और इतने कंटिन्यूएशन में चीजें नहीं होनी चाहिए. जस्ट टारगेट हमास एज मच एज यू कैन, लेकिन वहां के जो इनोसेंट लोग हैं उनको बख्श देना चाहिए, या फिर उनके लिए कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत है. चीजें जो हैं वहां पर दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. हम यहां पर भारत में बैठकर बात कर रहे हैं, दैट्स अगेन अ वेरी डिफरेंट थिंग. इजराइल के लोगों को पूछेंगे, दे विल हैव देयर ओन व्यूज. गाजा के लोगों को पूछेंगे, दे विल हैव देयर ओन व्यूज, राइट. तो यहां पर वो जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनमें हम डायरेक्टली ऐसे इन्वॉल्व होकर किसी एक पक्ष का स्टैंड नहीं ले रहे हैं. ऑफकोर्स जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो विरोध होना ही चाहिए. बट एनीवेज, वी ऑल आर रैशनल, वी ऑल आर क्यूरियस टू नो थिंग्स अबाउट, या फिर जो प्रैक्टिकली जो चीजें चल रही है उनको देखने का ऑफकोर्स हम प्रयास कर रहे हैं यहां पर. तो ये तीनों देश जो हैं अब एम्बेसीज और ये सारी चीजें खोलेंगे. और फ्रांस जो एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसने ये कहा था, फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने फरवरी में ये कहा था कि हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे लिए ये कोई टेबू टॉपिक नहीं है. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स. मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप. इट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट studyglows.com. And do check out my Curiously Education. It's my YouTube channel. Do check out my Insta and social media handles. I'll see you soon. God bless you all. Jai Hind.